नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। सोमनाथ से पीएम ने कट्टरपंथियों को दिया संदेश, सनातन का किया शंखनाद। गंगा स्नान कर सीएम योगी ने मांगा आशीर्वाद, बोले समृद्ध हो देश और प्रदेश। जन्म और मृत्यु का दिखा दर्दनाक संगम, बेटी के जन्म से पहले पिता ने ली अंतिम विदाई। नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 में एंट्री फ्री, 18 जनवरी तक चलेगा ज्ञान का उत्सव। उत्तरायणी मेले में दिखी देवभूमि की झलक, आज उमड़ेगा आस्था का सैलाब। प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज, शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, जनजीवन हुआ प्रभावित। अब खबर विस्तार से। सोमनाथ से पीएम मोदी का कट्टरपंथियों को साफ संदेश, सनातन का किया शंखनाद, उमड़ी भारी भीड़। सोमनाथ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सोमनाथ की पावन धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक भाषण नहीं दिया, बल्कि सनातन की आत्मा का शंखनाद किया। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में पीएम के शब्द इतिहास, आस्था और आत्मविश्वास की गूंज बन गए। यह संदेश सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम कट्टरपंथी ताकतों के लिए भी था जो सनातन और भारत की शक्ति को कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि सोमनाथ विनाश की नहीं, बल्कि विजय और पुनर्निर्माण की गाथा है। आक्रांताओं की तलवारें मंदिरों को तोड़ सकती थीं, लेकिन सनातन की आत्मा को नहीं। हजार वर्षों के संघर्ष के बाद भी आज सोमनाथ की ध्वजा पूरी दुनिया को भारत की शक्ति, साहस और धैर्य का संदेश दे रही है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि आज भी साजिशें जारी हैं, तरीके बदले हैं, लेकिन चुनौती वही है। ऐसे समय में भारत को एकजुट, सजग और आत्मनिर्भर रहना होगा। सोमनाथ से उठी ये आवाज सिर्फ आस्था की नहीं, बल्कि राष्ट्र चेतना की पुकार है। सोमनाथ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता देवेंद्र कुमार की एक खास रिपोर्ट। ईमानदार कोई भी व्यक्ति ऐसी कट्टरपंथी सोच का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं, उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। साथियों, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि ठीक 1000 साल पहले ठीक इसी जगह पर जहां आप बैठे हैं, क्या माहौल रहा होगा। आप जो यहां उपस्थित हैं, उनके पुरखों ने, आपके पुरखों ने, हमारे पुरखों ने जान की बाजी लगा दी थी। अपनी आस्था के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने महादेव के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 1000 साल पहले तब वो आतताई सोच रहे थे कि हमें जीत लिया, लेकिन आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है
कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। प्रभास पाटन तीर की इस मिट्टी का कण कण शौर्य, पराक्रम और वीरता का साक्षी है। सोमनाथ के इस स्वरूप के लिए कितने ही शिव भक्तों ने, संस्कृति के उपासकों ने, संस्कृति के ध्वज धारकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर सबसे पहले मैं हर उस वीर वीरांगना को नमन करता हूं जिसने सोमनाथ की रक्षा को, मंदिर के पुनर्निर्माण को अपना जीवन ध्येय बनाया, अपना सब कुछ देवाधिदेव महादेव को अर्पण कर दिया। भाइयों बहनों, प्रभास पाटन का एक क्षेत्र भगवान शिव का अपना क्षेत्र तो है। इसकी पवित्रता भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी है। महाभारत काल में पांडवों ने भी इस तीर्थ में तपस्या की थी। इसलिए ये अवसर भारत के अनगिनत आयामों को नमन करने का भी अवसर है। ये भी एक सुखद संयोग है कि आज जब सोमनाथ मंदिर के इस स्वाभिमान यात्रा के 1000 साल पूरे हो रहे हैं, तो साथ ही 1951 में हुए इसके पुनर्निर्माण के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं। मैं दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। माघ मेले में सीएम योगी ने किया धार्मिक अनुष्ठान, की देश प्रदेश की उन्नति की कामना। प्रयागराज से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। आस्था, परंपरा और विश्वास के पावन संगम पर माघ मेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां गंगा में स्नान कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। संगम तट पर जब मुख्यमंत्री ने आस्था की डुबकी लगाई तो ये क्षण केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जन कल्याण और विकास की प्रार्थना का प्रतीक बन गया। मुख्यमंत्री योगी ने मां गंगा से उत्तर प्रदेश की समृद्धि, शांति और निरंतर विकास का आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सनातन परंपराएं भारत की आत्मा हैं और इन्हीं मूल्यों के साथ प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। माघ मेले में मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने श्रद्धालुओं में नई ऊर्जा और विश्वास का संचार किया। आस्था के इस पावन अवसर पर संगम तट से यही संदेश गया कि जब परंपरा और विकास एक साथ चलते हैं तो राष्ट्र आगे बढ़ता है। प्रयागराज से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। पिछले 5-6 दिनों में 1 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ये है सनातन आस्था। इस सनातन आस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए डबल इंजन की सरकार सदैव आपके साथ में है, आपके साथ खड़ी है। आप सबका दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है ये बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने न दें, पनपने न दें। ये कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है।
दुनिया के अंदर इस सनातन का झंडा जैसे श्री राम जन्मभूमि पर पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ फहराया जा रहा है, ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर सनातन का झंडा अपने आप गूंजता हुआ दिखाई देगा। तब कोई बांग्लादेश में किसी निरीह हिंदू को, कमजोर और दलित हिंदू को काटने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। देश का वीर बेटी से पहले हुआ दुनिया से विदा। महाराष्ट्र के सतारा में छाया मातम, गूंजे सलामी के स्वर। महाराष्ट्र के सतारा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विशाल दुबे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सतारा के आरे दरे गांव में एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने लोगों को रुला दिया। आंखें नम हो गईं, हर चेहरा बुझा हुआ, हर आंख नम और हर दिल किसी अनकहे दर्द से भरा हुआ था। गांव की गलियों से जब तिरंगे में लिपटा एक पार्थिव शरीर गुजर रहा था तो लोग हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर खड़े थे। यह अंतिम यात्रा भारतीय सेना के वीर जवान प्रमोद जाधव की थी। उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही थी और यह वीर जवान अपने परिवार की खुशियों के बीच से अचानक मौत के आगोश में चला गया। प्रमोद जाधव कुछ दिन पहले छुट्टी पर घर आए थे। उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा था जब घर में नन्हे मेहमान की किलकारी गूंजेगी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दर्दनाक सड़क हादसे ने प्रमोद जाधव की जिंदगी छीन ली। जिस घर में खुशियां आने वाली थी वहां मातम पसर गया। प्रमोद जाधव के निधन के कुछ ही घंटों बाद उनकी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया। पिता इस दुनिया से जा चुके थे और बेटी ने इस दुनिया में कदम रखा। यह जीवन और मृत्यु का ऐसा टकराव था जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया। जिस बच्ची को अपने पिता की बाहों में झूलना था वह जन्म लेते ही बिना पिता के हो गई। गांव में लोगों को पता चला तो मातम पसर गया। जब सेना और प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई तो हर आंख नम दिखी। सबसे दिल को चीर देने वाला पल तब आया जब प्रमोद जाधव की पत्नी को अस्पताल से सीधे स्ट्रेचर पर अंतिम दर्शन के लिए लाया गया। अभी अभी डिलीवरी हुई थी, शरीर बेहद कमजोर था, लेकिन पति को आखिरी बार देखने के लिए उन्हें वहां लाया गया। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, होठ कांप रहे थे और दिल उस दर्द को सहने की कोशिश कर रहा था जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। और इतना ही नहीं, सिर्फ 8 घंटे पहले जन्मी मासूम बेटी को गोद में लेकर उसे उसके पिता के पास लाया गया था। नन्ही सी बच्ची जिसे अभी दुनिया की कोई समझ नहीं थी, तिरंगे में लिपटे अपने पिता के सामने थी। वो पिता जिसने देश की सेवा की लेकिन अपनी बेटी को कभी गोद में नहीं उठा सके। सेना की ओर से राजकीय सम्मान के साथ प्रमोद जाधव को सलामी दी गई। बंदूकों से हवा में चली सलामी की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उस गूंज में एक परिवार की टूटती हुई दुनिया भी सुनाई दे रही थी। गांव के लोग, रिश्तेदार, प्रशासनिक अधिकारी, सभी की आंखें नम थीं। महाराष्ट्र के सतारा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विशाल दुबे की ये खास रिपोर्ट। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 में एंट्री फ्री। 18 जनवरी तक चलेगा ज्ञान का उत्सव। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट।
नई दिल्ली के भारत मंडपम में दुनिया के सबसे बड़े पुस्तक आयोजनों में से एक नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 का भव्य आगाज हो चुका है। इस 53वें संस्करण की थीम है भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और ज्ञान @75, जो भारत की रक्षा सेनाओं के शौर्य, बलिदान और ऐतिहासिक योगदान को समर्पित है। इस वर्ष बुक फेयर को खास बनाता है आम जनता के लिए पूरी तरह फ्री एंट्री, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने और ज्ञान से जुड़ सकें। 18 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में 35 से अधिक देशों, 1000 से ज्यादा पब्लिशर्स, 3000 से अधिक स्टॉल्स, 600 साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम और लगभग 1000 से ज्यादा वक्ता शामिल हो रहे हैं। इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में कतर गेस्ट ऑफ ऑनर और स्पेन फोकस कंट्री हैं, जो वैश्विक साहित्य और संस्कृति का रंग जोड़ते हैं। लेखक, पाठक और प्रकाशकों का ये संगम भारत मंडपम को ज्ञान, विचार और संवाद का केंद्र बना रहा है। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। ये अग्निपथ नहीं है, यदि शिद्दत से किया जाए, सकारात्मकता से किया जाए तो ये जनपथ है। जनपथ की राह सुगम होती है। तो मंशा ये है कि इस पुस्तक को विधानसभा की कार्यवाही के समझने से लेकर मुद्दों को समझने तक, तो ये प्रबोधन का काम करेगी नए विधायक के लिए भी, और आम आदमी भी इसको पढ़ के चीजों को समझ सकता है कि विधानसभा में किस तरीके से तार्किक तरीके से मुद्दे उठाए जाते हैं। विधानसभा की कार्यवाही से ज्यादा माने ये प्रेरित है, राजनीति का इसमें कोई पुट नहीं है। राजनीति का तो होगा ही, राजनीति से उपवास नहीं है इसमें। राजनीति से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो उस दौरान मेरे अनुभव में आए 18 से 23 के विधायक कार्यकाल के दौरान, क्योंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष था, उस समय जो घटनाएं हुई, कोरोना का भी इसमें जिक्र है, उस पूरे कालखंड के दौरान अलग अलग मुद्दों पर सदन में जो चीजें रखी गई थी उसका उल्लेख इसमें। आपकी एक संगठन में भी लंबी राजनीतिक पारी रही है, क्या उसके बारे में भी कुछ जानकारी मिलेगी इस पुस्तक में? हाँ, बिल्कुल मिलेगी। मेरे अपने अलग अलग जो अनुभव थे, जो विद्यार्थी काल के, युवा मोर्चा के, मुख्य धारा की राजनीति के, तो सबका समावेश है। ये आपकी पुस्तक काफी लोकप्रिय रही है। इसके अलावा क्या कुछ और पुस्तकों पर भी काम चल रहा है, कुछ मंथन है? पहली बात तो ये कि ये जो मेरी पहली शुरुआत, जैसे होता है ना कि आदमी कॉन्फिडेंस गेन करता है, विश्वास हासिल करता है, तो मेरा अब संकोच दूर हो गया कि मैं अच्छे तरीके से और लिखूं, जिसके किताब लिखने का मकसद रॉयल्टी और प्रसिद्धि नहीं होता है। किताब लिखने का मकसद ये होता है कि उसको पढ़ने वाले लोगों को क्या फायदा होगा, नई जनरेशन को इसका लाभ हो। तो मेरे जो और अनुभव हैं, मैं उसको आने वाले समय में इस किताब के जरिए मैंने प्रयोग किया कि मैं किताब लिख सकता हूँ, अच्छी लिख सकता हूँ और ज़्यादा अच्छी लिख सकता हूँ। तो उसकी एक बुनियाद है, शुरुआत। कितने जीवन के उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं, कुछ हिम्मत बनाए रखते हैं, और किस तरह से जीवन के संघर्ष के बीच सफलताओं की मंजिल लोग हासिल करते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पृष्ठभूमि पे ये आधारित उपन्यास है और इसीलिए उसका नाम इलाहाबाद पैसेंजर रखा गया है। कहाँ से शुरुआत होती है, इसमें कहाँ समापन है? ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्ली 90s 1990 के शुरुआती दशक से शुरू होता है। छात्रों का एक समूह जो पढ़ने आता है, फिर उसमें से कुछ दोस्त बनते हैं, उनकी एक नई पर्सनालिटी निकल के आती है और वो फिर 20-25 साल के बाद, कोविड के बाद, फिर एक दूसरे को मिलते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं। कुछ उसमें से दुनिया से विदा हो चुके होते हैं, कुछ सफलता के बहुत ऊंचे मुकाम पे होते हैं, लेकिन सबके भीतर एक कहीं ना कहीं खालीपन का एहसास भी होता है कि हम सफलता की दौड़ में बहुत चीज़ें छोड़ भी देते हैं। पुस्तक मेले के बारे में अगर कहें तो? पुस्तक मेला तो देखिए एक बहुत ही शानदार आयोजन है और एनबीटी ने पिछले 5-6 सालों में जिस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म किया है और जितने व्यापक स्केल पे इसको ले गया है, और वो तो काबिले तारीफ है। एनबीटी से भी मेरी 2 पुस्तकें प्रकाशित हैं और वो काफ़ी पाठकों को पसंद आ रही हैं। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं एनबीटी के पूरी टीम को, युवराज मलिक जी को भी, कि ऐसे ही पुस्तक मेला प्रगति करता रहे। उत्तरायणी मेले के जरिए बरेली में बहेगी देवभूमि की सांस्कृतिक धारा। 30वां उत्तरायणी मेला आज से प्रारंभ। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। नाथ नगरी बरेली एक बार फिर देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं की साक्षी बनने जा रही है।
बरेली क्लब मैदान में 13 जनवरी से 30वें उत्तरायणी मेले का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक नृत्य, पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की अनूठी झलक देखने को मिलेगी। उत्तरायणी मेला वर्षों से उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक रहा है और इस बार भी मेले में लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, पारंपरिक संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों को देवभूमि की याद दिलाएंगे। मेले में हस्तशिल्प, पारंपरिक उत्पाद और खान पान के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं जो उत्तराखंड की समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। आयोजकों के अनुसार यह मेला केवल एक उत्सव नहीं बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है। बरेली में आयोजित यह उत्तरायणी मेला देवभूमि और नाथ नगरी के सांस्कृतिक सेतु को और भी मजबूत करता है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। आज भूमि पूजन के साथ हमारे पंडाल व्यवस्था के कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हो चुके हैं, जिससे मेला ग्राउंड सजना शुरू हो गया है, जिसमें हमारे बरेली के समस्त पर्वतीय बंधुओं का विशेष सहयोग है। इसमें हर एक पर बुजुर्ग, जवान, बच्चे सभी यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ उन्होंने मेले की तैयारियों में जुट गए। हमारा मेला 13 जनवरी से 13 जनवरी को सुबह रंग यात्रा के साथ प्रारंभ होगा और जो 15 जनवरी को समाप्त होगा। और मेले की खासियत इस बार जो हमारा जो मेन स्पॉन्सर जो है उत्तराखंड से हैं, संजीव बिस जी इस मेले का प्रायोजक कर रहे हैं और जिसमें फूड प्लाजा विशेष तौर पर आकर्षण का केंद्र रहेगा। कलाकार उत्तराखंड के सभी सीमांत क्षेत्रों से आ रहे हैं और उत्तराखंड सरकार द्वारा भी हमें टीमें प्रदान की गई हैं। ये बरेली में 30वां मेला है और उत्तर प्रदेश में इस तरह से यहाँ गाजियाबाद में भी लगता है मेला, लखनऊ में भी लगता है और 3-4 जगह और उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो चुका है मेला। आज हमने अपने 30वें उत्तरायणी मेले का विधिवत उद्घाटन श्री गणेश पूजन करके कर दिया है और इन 3 दिनों में 13, 14, 15 जनवरी को इन 3 दिनों में आपको हमारे बरेली में पूरी उत्तराखंड की छवि दिखाई देगी, चाहे वो खाद्य पदार्थ हों, चाहे वो वस्त्र इत्यादि हों और 17 स्टेट्स की स्पेशलिटी आपको हमारे मैदान में दिखाई देगी। 13 जनवरी सुबह 10 बजे हमारे मेले का उद्घाटन माननीय महापौर द्वारा किया जाएगा, जो कि कोतवाली से लेकर के हमारे मेले मैदान तक पहुंचेगी। मुख्य अतिथि में माननीय उत्तराखंड मुख्यमंत्री माननीय धामी जी का 15 तारीख को आगमन हो सकता है। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री पाठक जी का आगमन यहाँ हो सकता है और उद्घाटन हमारे महामंडलेश्वर उनके द्वारा किया जाएगा हमारे मेले का। आज हवन पूजन हुआ, विधिवत गणेश पूजन किया गया। मैं इस मेले में सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सारे प्रिंट मीडिया बंधुओं को, जिनकी वजह से ये मेला आज तक यहाँ तक पहुँचा। अगर वो प्रचार प्रसार नहीं करते तो शायद ये मेला हमारा जन जन तक नहीं पहुँच पाता। इस बार का विशेष मेला 30वां मेला है। इस बार विशेष मेला जो है कि हमारे जो मुख्य प्रायोजक जो हैं इस बार उत्तराखंड से ही हैं, मिस्टर संजीव बिस। उनका जो उन्होंने फूड प्लाजा लिया है, पहली बार इस उत्तरायणी मेले में आपके सारे पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद आपको चखने को मिलेगा। हमारे उत्तराखंड के जो कलाकार हैं, ललित मोहन जोशी, माया उपाध्याय जी, संगीता सोनल और सुरेश प्रकाश और लता तिवारी जी, ये हमारे बीच आने वाले हैं, जो हमारे उत्तराखंड के बहुत अच्छे गायक और कलाकार हैं। ये हमारे बीच उत्तराखंड में इनका नाम है। ये हम बरेली में भी इस बार ये कई बार आ चुके हैं। इनका नाम पूरा उत्तराखंड में है। 2 दिन की राहत के बाद यूपी में फिर ठंड का दिखा असर, कई जिलों में कोहरा, शीतलहर का अलर्ट। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बीते 2 दिनों की राहत के बाद एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से प्रदेश के कई जिलों में ठंड बढ़ने की संभावना है। खास तौर पर सुबह और रात के समय घने कोहरे का असर साफ देखने को मिलेगा, जबकि शीतलहर चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। आईएमडी ने पश्चिम और मध्य यूपी के साथ साथ तराई क्षेत्रों में कोहरा और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। इसका असर सड़क और रेल यातायात पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों की सलाह है कि लोग सुबह और देर रात बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड का यह दौर और तेज हो सकता है। ऐसे में बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को खास एहतियात बरतने की जरूरत है। प्रशासन ने भी नागरिकों से सतर्क रहने की सलाह की है।
नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। ठंड बहुत है, ठंड में कोई काम लेने वाले काम करने वाले ना आ रहे। कोहरा भी बहुत है तो इसलिए वापस जा रहे हूँ। तो अब क्या करोगे? अब घर ही अब भूखे प्यासा हूँ, मैंने घर रोटी वोटी खाएंगे। तो आज कोहरा बहुत है, ठंड लग रही है, फिर कोई लेने ना काम वाला ना आ रहा, कोई काम कराने के लिए। ठंड में फिर जा रहा हूँ घर। ठंड बहुत लग रही है तो चाय का बेगिनती ठंड है। चाय कैसी बिक रही है फिर? चाय सही बिक रही है ठंड की वजह से। हाँ, तो आज कोहरा और ठंड कितनी है? ठंडी बहुत है, कोहरा भी काफी है। ठंड भी हो रही है? ठंड बहुत काफी ठंड है। तो चाय पी रहे हो? हाँ, चाय पीना कई दिन से ठंड है, आज ज्यादा है, कोहरा आ गया है आज सबसे ज्यादा कोहरा। हाँ, लोग जगह जगह अलाव जला के बैठे हैं, ताप रहे हैं, दिन भर सूर्य भगवान नहीं निकले हुए हैं। इतनी ठंड बढ़ रही है, कुछ कह नहीं है। हाथ पर सब लोगों को कांप रहा है, सबके बोलने चलने में लोगों को दिक्कत हो रही है जानने और ठंडक बहुत तेज बढ़ती जा रही है। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।